स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम आरएचटी प्रश्न पत्र के तहत मॉक टेस्ट का आलोचना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन अम्मी से खिलौना छीनने लगता है? ऑप्शन ए कुंती, बी बंटी, सी टीटू, डी अम्मी। तो इसमें एक बार की बात है जब डॉक्टर जोशी अपने दो बच्चों अम्मी और जोत को लेकर बंटी तथा शगुन के घर आते हैं। तब मम्मी यानी शगुन डॉक्टर साहब और अम्मी को घर के अंदर ले जाती है, पर जोत बंटी के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो बंटी, हमको अपना बगीचा दिखाओ। बगीचा देखकर जब दोनों घर के अंदर आते हैं तब बंटी की नज़र अम्मी पर पड़ती है। वह बड़े ही मज़े से बंटी के खिलौनों से खेल रहा था और फिर बंटी अपना खिलौना छीनने लगता है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बंटी। बंटी अम्मी से अपना खिलौना छीनने लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, बंटी ने किसकी पीठ में बंदूक की नली लगा दी? ए फूफी, बी माली दादा, सी पापा, डी मम्मी। तो इसमें एक बार नहाने की बात पर बंटी और फूफी में बहस हो रही थी। बंटी अभी भी फूफी से नाराज था। वह बोल रहा था, अभी नहीं नहाता, जब मर्जी होगी तब नहाऊंगा। और तब बंटी ने अपनी अलमारी खोली। मम्मी के खरीदे हुए और पापा के भेजे हुए खिलौनों से अलमारी भरी हुई थी। उसने नई वाली बंदूक निकाली, खूब बड़ी सी, और एकदम आंगन में झाड़ लगाती हुई फूफी के पीठ में नली लगा दी और बोला, अब कहेगी कभी लड़की, शूट कर दूं शूट, गोली से उड़ा दूंगा, हाँ याद रखना। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फूफी। क्वेश्चन नंबर 3, चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार इनमें से कौन सा सही नहीं है? ए चित्रलेखा विधवा थी, बी मृत्युंजय की कन्या यशोधरा, सी यशोधरा बीजगुप्त की पत्नी, डी चंद्रगुप्त सम्राट थे। इसमें चित्रलेखा विधवा थी, यह सही है। मृत्युंजय की कन्या यशोधरा, ये भी सही है। यशोधरा बीजगुप्त की पत्नी, ये गलत है। यशोधरा श्वेतांक की पत्नी बनी और डी चंद्रगुप्त सम्राट थे, ये भी सही है। तो इसीलिए जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी यशोधरा बीजगुप्त की पत्नी, जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, बीजगुप्त ने श्वेतांक को क्या दिया? ए कुछ पैसे, बी अपनी सारी संपत्ति, सी कुछ नहीं दिए, डी अपना घर। तो बीजगुप्त ने श्वेतांक को अपनी सारी संपत्ति देकर यशोधरा से श्वेतांक का विवाह किया। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अपनी सारी संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 5, रेणुका देवी अपनी सारी संपत्ति क्या कर देती है? ए बेच देती है, बी अमरकांत को दे देती है, सी सुकदा को दे देती है, डी सेवाश्रम के लिए दे देती है। तो इसमें सुकदा की मां रेणुका देवी ने अपनी सारी संपत्ति आंदोलन के लिए सौंप देती है और उसी संपत्ति से सेवाश्रम का प्रतिष्ठित होता है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सेवाश्रम के लिए दे देती है। क्वेश्चन नंबर 6, भोलाराम का जीव निबंध के अनुसार चित्रगुप्त बार बार क्या कर रहे थे? ए रजिस्टर देख रहे थे, प्राणियों का दंड लिख रहे थे, सी यमराज से बातचीत कर रहे थे, डी इनमें से कोई नहीं। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी थी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ था, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। इसीलिए चित्रगुप्त बार बार रजिस्टर देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, भोलाराम कौन सा शहर में रहता है? ए काशी, बी मथुरा, सी जबलपुर, डी हमीरपुर। इसमें चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में एक परिवार समेत भोलाराम रहता था। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जबलपुर। जबलपुर शहर का नाम था और धमापुर मोहल्ले का नाम था। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक वृक्ष को पूजा करने वाले कौन हैं? ए विष्णु, बी इंद्र, सी शिव, डी गंधर्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गंधर्व।
अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की ही देन थी। प्राचीन काल में इस वृक्ष की पूजा बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गंधर्व। क्वेश्चन नंबर 9, गंधर्व और यक्ष कहाँ रहते थे? ए स्वर्ग, बी मत्स्य, सी हिमालय, डी विंध्य। तो इसमें हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं का निवास भूमि माना जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा देवता त्रिरत्नों में है? ए गंधर्व, बी शिव, सी गणेश, डी विष्णु। तो त्रिरत्नों में जो देवता है वह है ऑप्शन ए गंधर्व, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंधर्व। क्वेश्चन नंबर 11, क्रोध का अन्य एक रूप है? ए बदला, बी बैर, सी अंधापन, डी क्षमा। तो क्रोध का एक रूप बदला है। यदि किसी ने एक बार दुख पहुंचाया है तो उसके बदले में कष्ट पहुंचाना बदला है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बदला। क्वेश्चन नंबर 12, क्रोध निबंध के अनुसार किसी बात का बुरा लगना डैश कहलाता है? ए अमर्ष्य, बी क्रोध, सी बदला, डी क्षमा। इसमें डैश होगा, डैश कहलाता है। क्रोध का एक ऐसा भाव है जिसका कोमलावस्था में रहना अमर्ष्य होता है और उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो जाना क्रोध कहलाता है। किसी बात का बुरा लगना, उसकी असहायता का क्षोभ युक्त और आवेगपूर्ण अनुभव अमर्ष्य कहलाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमर्ष्य। क्वेश्चन नंबर 13, बनाम लॉर्ड कर्जन के अनुसार कौन सा मैदान मूर्तियों से भर जाएगा? ए लाल किले का मैदान, बी ताजमहल का मैदान, सी जलियांवाला बाग का मैदान, डी हजारीबाग का मैदान। तो इसमें लेखक लॉर्ड कर्जन को कहते हैं कि स्मरण रहे धातुओं की मूर्तियों के स्मृति चिन्ह से एक दिन लाल किले का मैदान भर जाएगा, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल किले का मैदान। क्वेश्चन नंबर 14, शिव शंभु स्वप्न में देख रहा था कि उसके मित्रों ने बुलबुल पकड़ रहे हैं। कितने मित्र बुलबुल पकड़ रहे थे? ए 4-5, बी 3-4, सी 2-3, डी 1-2। तो शिव शंभु जो स्वप्न देखता है उसमें शिव शंभु के साथ उसके मित्र भी बुलबुल पकड़ रहे थे, तो उसमें जो मित्र थे वो थे ऑप्शन सी 2-3 उसके, और 2-3 मित्र भी उसके साथ बुलबुल पकड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15, जमींदार ने कितने रुपये दिए? ए 1, बी 3, सी 2, डी 5। तो जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए। उसके अलावा गांव के बनिए महाजनों ने भी कोई 2 आने, कोई 4 आने दिए। इस तरह 1 घंटे में घिसू के पास कुल 5 रुपये जमा हो गए, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जमींदार ने घिसू को 2 रुपये दिए। क्वेश्चन नंबर 16, घिसू और माधव पूर्णिया मांगने के लिए कितने रुपये खर्च किए? ए 4 रुपये, बी 1 रुपये, सी 2.5 रुपये, डी 1.5 रुपये। तो घिसू और माधव जब कफन खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं तब उन्होंने एक मधुशाला देख के वहाँ से एक बोतल मंगा लेते हैं और शराब पीते हैं। इसके बाद घिसू और माधव आधी बोतल पी चुके होते हैं, तब घिसू ने 2 सेर पूरियां मंगाई। दुकान सामने ही थी। माधव ने लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। इससे पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1.5 रुपये। क्वेश्चन नंबर 17, हल्कू के खेत के पास क्या था? ए फूलों का बाग, बी आमों का बाग, सी मंदिर, डी कॉलेज। तो हल्कू का जो खेत था उसके पास आमों का एक बाग था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आमों का बाग। और उस आमों के बाग में से सूखे हुए पत्ते को जलाकर जबरा और हल्कू सो गए और इधर नीलगाय आके सारा खेत उजाड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 18, कौन हल्कू के खेत का सफाया करता था? ए बकरियों, बी नीलगाय, सी गीदड़, डी हाथियां। तो हल्कू के खेत का जो सफाया किया वो थे नीलगाय, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नीलगाय।
क्वेश्चन नंबर 19, पुरस्कार एक कैसी कहानी है? ए पौराणिक, बी ऐतिहासिक, सी सामाजिक, डी काल्पनिक। तो पुरस्कार कहानी जो है वो एक ऐतिहासिक कहानी है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऐतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 20, पुरस्कार कहानी की नायिका कौन है? ए मधुलिका, बी मगध की रानी, सी सोनालिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो पुरस्कार कहानी की जो नायिका थी उसका नाम था मधुलिका और वह अरुण से प्यार करती थी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मधुलिका। और मधुलिका सिंह मित्र की कन्या थी। क्वेश्चन नंबर 21, सेनापति ने अग्निसेन को 100 सैन्य लेकर दुर्ग के किस तरफ जाने का निर्देश दिया? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी दक्षिण, डी उत्तर। तो सेनापति ने अग्निसेन को 100 सैनिक देकर दुर्ग के दक्षिण की तरफ जाने का निर्देश दिया, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 22, चंपा के पिता कहाँ प्रहरी का काम करते थे? ए बुद्धगुप्त के यहाँ, बी मणिभद्र के यहाँ, सी जया के यहाँ, डी चंद्रगुप्त के यहाँ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मणिभद्र के यहाँ। चंपा के पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 23, जाभा, सुमात्रा आदि द्वीपों का वाणिज्य किसके अधिकार में था? ए वीरभद्र, बी मणिभद्र, सी बुद्धगुप्त, डी चंपा। तो जाभा, सुमात्रा आदि द्वीपों का वाणिज्य यानी व्यापार बुद्धगुप्त के अधिकार में था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बुद्धगुप्त। क्वेश्चन नंबर 24, बड़दादा के अनुसार बाग्मी कौन है? बाग्मी यानी पंडित। ए साहू बाबू, बी घास बाबू, सी शीशम बाबू, डी वंश बाबू। तो इसमें बड़दादा के अनुसार जो बाग्मी है यानी जो पंडित है वह है ऑप्शन डी बांस यानी वंश बाबू, और वंश बाबू भी कुछ भी नहीं बता पाए, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वंश बाबू। क्वेश्चन नंबर 25, वह फर्जी है किसने कहा? ए सांप ने, बी बड़दादा ने, सी लेखक ने, डी दो शिकारी ने। तो इसका सही उत्तर है सांप ने। बड़दादा ने कहना चाहा कि वो बन, यानी सांप ने कहा वह फर्जी है, यह कहकर वह आगे बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिकार के लिए किसे बुलाया गया? ए पंडित परमेश्वर, बी पंडित रामेश्वर, सी पंडित रामसुख, डी पंडित परमसुख। यह क्वेश्चन प्रायश्चित से लिया गया है। यहाँ रामू की बहू ने एक बार कबरी बिल्ली को पाटा से पीटी जिससे बिल्ली मूर्छित हो गई, लेकिन सभी ने समझा कि बिल्ली मर गई है, इसलिए उसके प्रतिकार के लिए गांव के ही एक पंडित जी पंडित परमसुख को बुलाया गया, उसका निवारण करने के लिए, उसका प्रतिकार करने के लिए, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पंडित परमसुख। क्वेश्चन नंबर 27, चंदर ने क्या लिखा? ए औषधालय, बी प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी, सी डॉक्टर नित्यानंद तिवारी, डी प्रोफेसर कविराज नित्यानंद मिश्र। तो इसमें चंदर एक बोर्ड लिख रहा था और उस बोर्ड में प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी लिखा था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, चुंगी दफ्तर किस शहर में है? ए भोपाल, बी लखनऊ, सी दिल्ली, डी मुंबई। तो चुंगी दफ्तर लखनऊ में स्थित था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 29, भारत माता को आज़ादी दिलाने की योजनाओं पर बातें करते समय और कौन सी बातें आती है? ए घूमने की, बी चाय पीने की, सी पानी पीने की, डी भोजन की। तो यह पत्नी कहानी से लिया गया है। भारत माता को आज़ादी दिलाने की बातें करते समय उनके मन में भोजन की भी बात आती है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भोजन की। क्वेश्चन नंबर 30, सुनंदा को क्या पसंद है? ए पति को गर्मा गर्म रोटी खिलाना, स्वयं गर्म रोटियां खाना, सी बाजार में घूमना, डी पति के साथ झगड़ा करना। तो ये तीनों के तीनों ही गलत है, ये तीन ही सुनंदा को पसंद नहीं थे, और जो पसंद था वो है पति को गरम गरम रोटियां सेक के खिलाना, इसीलिए वो अपने चूल्हे के अंगारे को कभी भी ठंडा नहीं होने देती, ताकि वो गरम गरम रोटियां सेक के अपने पति कालिंदी चरण को खिला सके, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पति को गरम रोटियां खिलाना, ये सुनंदा को पसंद था।
क्वेश्चन नंबर 31, किस पर सुबह का भोजन बनाने को कहा गया? ए भाभी, बी कांता, सी पत्नी, डी बसंती। यह प्रश्न वापसी कहानी से लिया गया है और इसमें जब गजाधर बाबू रिटायर्ड के बाद घर वापस आते हैं तब कहते हैं कि अभी हमें बस पेंशन से ही घर चलाना है और अब हमें नौकरों की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए वो नौकर को भी निकाल देते हैं और सुबह का भोजन अमर की बहू यानी भाभी से बनाने को कहते हैं और शाम का खाना बनाने को बसंती से कहते हैं। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भाभी। सुबह का भोजन भाभी बनाएगी और शाम का खाना बसंती बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, जब नरेंद्र नृत्य की नकल कर रहा था तब और क्या हो रहा था? ए गणेशी सो रहा था, बी कांता देख रही थी, सी गजाधर सो रहा था, डी बसंती हंस रही थी। जब नरेंद्र बीते रात का पिक्चर देखकर उस फिल्म का नकल कर रहा था तब बसंती हंस रही थी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बसंती हंस रही थी। क्वेश्चन नंबर 33, चीफ ने श्यामनाथ की माँ को देखकर क्या कहा? ए ओ लेडी, बी पुअर डियर, सी ओल्ड लेडी, डी इनमें से सब। तो यह प्रश्न चीफ की दावत कहानी से लिया गया है और इसमें चीफ श्यामनाथ की माँ को देखकर कहते हैं कि पुअर डियर, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुअर डियर। क्वेश्चन नंबर 34, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? ए चंद्रगुप्त, बी विष्णुगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी आर्यगुप्त। तो चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, नाटक के अनुसार पुरु का युद्ध किससे हुआ? ए सिकंदर और आंभिक से, बी सिकंदर और चंद्रगुप्त से, सी आंभिक और चंद्रगुप्त से, डी इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त नाटक में पुरु का राजा पर्वतेश्वर उनका युद्ध सिकंदर और आंभिक से हुआ था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिकंदर और आंभिक से। क्वेश्चन नंबर 36, नाटक के अनुसार राक्षस का प्रेमिका कौन है? ए अलका, बी सुभाषिनी, सी मालविका, डी कार्नेलिया। तो इसमें राक्षस जो है वो मगध का अमात्य है और राक्षस सुभाषिनी से प्यार करता था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुभाषिनी, जो कि सरकट की कन्या थी। क्वेश्चन नंबर 37, मुरारी लाल रजनीकांत की हत्या से भगवत सिंह को मुक्ति दिलाने के लिए पहले और बाद में कितने रुपये लेते हैं? ए 8,000 10,000, बी 8,000 40,000, सी 10,000 40,000, डी 40,000 20,000। तो मुरारी लाल रजनीकांत की हत्या से भगवत सिंह को मुक्ति दिलाने के लिए, आज़ाद कराने के लिए पहले 10,000 रुपया लेता है, उसके बाद 40,000 रुपया लेता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10,000 और 40,000। क्वेश्चन नंबर 38, सिंदूर की होली नाटक के अनुसार इनमें से कौन सही नहीं है? ए मनोरमा बाल्य विधवा थी, बी मनोज शंकर का पिता मुरारी लाल, सी चंद्रकला मनोज शंकर की बेटी, डी माहिर अली मनोज शंकर का मुंशी। इसमें मनोरमा बाल्य विधवा थी, यह सही है। बी में मनोज शंकर का पिता मुरारी लाल, यानी मुरारी लाल का पाला हुआ बेटा मनोज शंकर था, क्योंकि मुरारी लाल ने ही मनोज शंकर के पिता की हत्या की थी, इसीलिए मनोज शंकर को उसने पाला था और वह लखनऊ में उसको पढ़ाता था। और सी में चंद्रकला मनोज शंकर की बेटी, ये गलत है। मुरारी लाल की बेटी चंद्रकला थी, मनोज शंकर की नहीं। और डी में माहिर अली मनोज शंकर का मुंशी था, ये भी सही है। तो इसमें जो सही नहीं है वह है ऑप्शन सी चंद्रकला मनोज शंकर की बेटी, जबकि मुरारी लाल की बेटी चंद्रकला थी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 39, नाटक में रंगिणी और संगिनी कौन है? मल्लिका की दासियां, कालिदास की प्रेमिकाएं, राजा की प्रेमिकाएं, राज्य कर्मचारियां। तो इसमें रंगिणी और संगिनी राज कर्मचारियां हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राज कर्मचारियां। क्वेश्चन नंबर 40, राजकवि होने के बाद कालिदास कौन कौन ग्रंथ रचना करता है? ए ऋतुसंहार मेघदूत, बी ऋतुसंहार कुमार संभव, सी ऋतुसंहार रघुवंशम, डी मेघदूत कुमार संभव।
तो इसमें कालिदास राजकवि बनने के बाद मेघदूत और कुमार संभव ग्रंथों का रचना करता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेघदूत और कुमार संभव। क्वेश्चन नंबर 41, लालमणि कौन है? लेखिका की बहन, वत्स, एक सहेली, एक गाय। इसमें लालमणि एक वत्स है यानी एक बछड़ा है और वो है गौरा गाय की एक छोटी सी बच्चिया, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वत्स। क्वेश्चन नंबर 42, गौरा की मृत्यु के बाद पशु चिकित्सक ने क्या कहा? ए, विष खाने से, बी, घास खाने से, रक्त संचालन रुकने से, डी, उम्र होने से। तो गौरा गाय की जो मृत्यु होती है तब पशु चिकित्सक कहते हैं कि गौरा गाय को किसी ने सुई गुड़ में मिला के खिला दिया है जिससे कि उसका रक्त संचालन रुक गया है, इसीलिए इसका सही उत्तर है रक्त संचालन रुकने से। क्वेश्चन नंबर 43, रजिया का पति कौन है? करीम, हसन, सलीम, रहीम। तो रजिया का पति का नाम हसन था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हसन। क्वेश्चन नंबर 44, इस विषय में जो अष्टवक्र है उसको बोलने में साधारण लोगों की अपेक्षा कितना समय लगता है? 3 गुना अधिक समय, समान समय, कहा नहीं जा सकता, 2 गुना अधिक समय। तो अष्टवक्र को सामान्य लोगों की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 गुना अधिक समय। क्वेश्चन नंबर 44, अष्टवक्र खाने के चीज़ों को किस पर रखकर बेचा करता था? ए, पत्तलों पर, स्टील के प्लेटों पर, पीतल के प्लेट पर, लोहे के प्लेट पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोहे के प्लेट पर। अष्टवक्र लोहे के प्लेट पर चाट रखकर बेचा करता था। क्वेश्चन नंबर 46, विलोम कौन है? कालिदास का सखा, प्रियंगु मंजरी का प्रेमिका, कालिदास का प्रतिद्वंदी युवक, अंबिका का पिता। तो विलोम जो था वो कालिदास का प्रतिद्वंदी युवक था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, गुंडों के द्वारा कौन घायल हो जाता है? ए, रजनीकांत, बी, मनोज शंकर, सी, भगवत सिंह, डी, मुरारीलाल। तो इसमें गुंडों के द्वारा रजनीकांत घायल हो जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रजनीकांत, जो कि भगवत सिंह का भतीजा था। क्वेश्चन नंबर 48, नाटक के अनुसार असत्य कौन सा है? ए, सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति है, सरकट की कन्या कल्याणी है, मगध का अमात्य राक्षस है, सेल्यूकस की कन्या कर्नेलिया है। इसमें ए, सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति है, ये सही है। बी, सरकट की कन्या सुबासिनी थी, इसमें कल्याणी दिया गया है, इसलिए ये गलत है। कल्याणी जो थी वो है मगध की राजकुमारी थी और मगध का अमात्य राक्षस था, ये भी सही है। डी, सेल्यूकस की कन्या कार्नेलिया थी, ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वह है सरकट की कन्या कल्याणी है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि सही उत्तर नहीं है, सरकट की कन्या सुबासिनी है। क्वेश्चन नंबर 49, नाटक के अनुसार अचेत चंद्रगुप्त के पास आते चीते को किसने मारा? सेल्यूकस, सिकंदर, सिंहरण, पर्वतेश्वर। तो इस नाटक में चंद्रगुप्त जब अचेत पड़ा हुआ था तो उसके सामने एक चीता आके बैठा था, तो उसे सेल्यूकस ने मारा था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेल्यूकस। क्वेश्चन नंबर 50, चकोर क्या खाता है? कपूर को छोड़कर अंगार, अंगार को छोड़कर कपूर, कपूर अंगार दोनों को, ना कपूर को ना अंगार को। चकोर कपूर को छोड़कर अंगार को खाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51, मजदूरनी के माथे से क्या नीचे गिर गई? पत्थर, पसीने की बूंदे, आंसू, लकड़ी। तो मजदूरनी जब इलाहाबाद के पथ पर भरी दोपहर में पत्थर तोड़ रही थी तो उसके माथे से पसीने की बूंदे नीचे गिर रही थी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पसीने की बूंदे। क्वेश्चन नंबर 52, निराकार ब्रह्म के बारे में गोपियां क्या क्या प्रश्न पूछती है? उसका पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उसकी स्त्री कौन है, इनमें से सभी। तो जब कृष्ण के परम मित्र उद्धव ब्रज में आते हैं और गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म की पूजा करने के लिए कहते हैं, तब गोपिकाएं कहती हैं कि ये निर्गुण ब्रह्म कौन है, उसके पिता कौन है, उसकी माता कौन है और उनकी स्त्री कौन है। तो इस तरह से गोपिकाएं विभिन्न प्रकार के प्रश्न उद्धव से पूछती है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सब।
क्वेश्चन नंबर 52, भरत महिमा में भरत के कितने गुणों का विचार किया गया है? 8, 10, 11, 12। तो इसमें भरत के 10 गुणों का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10। रामचंद्र जी की पर्णकुटी कौन सा पेड़ के नीचे बनी हुई है? बट वृक्ष के नीचे, जामुन वृक्ष के नीचे, आम वृक्ष के नीचे, तमाल वृक्ष के नीचे। तो इसका सही उत्तर है बट वृक्ष के नीचे। रामचंद्र जी की जो पर्णकुटी बनी थी वह बट वृक्ष के नीचे बनी थी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बट वृक्ष के नीचे। क्वेश्चन नंबर 54, भरत महिमा के अनुसार सुभावना वन पवित्र देश है, इसमें राजा, मंत्री, योद्धा और राजधानी के बारे में क्या असत्य है? ए नदी राजधानी है, बी विवेक राजा है, सी वैराग्य मंत्री है, डी यम और नियम योद्धा है। तो इनमें से जो असत्य है यानी जो सही नहीं है वह नदी राजधानी नहीं है, बाद बाकी विवेक राजा है, वैराग्य मंत्री है, यम और नियम योद्धा है और नदी राजधानी नहीं है, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 55, मेरी भव बाधा हरो, इसके अनुसार राधा के परछाई पड़ने से क्या होता है? कृष्ण आनंदित होते हैं, गोपिकाएं आनंदित होते हैं, कृष्ण का श्याम रंग हरे रंग में परिणित हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जब राधा की परछाई पड़ती है तब कृष्ण का श्याम वर्ण हरे रंग में परिणत हो जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56, सिद्धार्थ की माता कौन थे? रामा देवी, उमा देवी, सीता देवी, माया देवी। इसमें सिद्धार्थ के पिता सुयोधन और माता माया देवी थी तथा उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी माया देवी। क्वेश्चन नंबर 57, मेरी मति मारी गई, यह किसकी बात है? भीष्म की, अर्जुन की, कृष्ण की, युधिष्ठिर की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी युधिष्ठिर की। क्वेश्चन नंबर 58, कुरुक्षेत्र में युद्ध किस काल में हुआ था? सत्ययुग, द्वापर युग, तृतीया युग, कली युग। सत्ययुग में भगवान विष्णु पैदा हुए थे, द्वापर युग में कृष्ण पैदा हुए थे, तृतीया युग में राम पैदा हुए थे और कली युग में कल्कि पैदा हुई थी। तो ये कुरुक्षेत्र जब युद्ध हुआ तो उस समय श्री कृष्ण थे, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी द्वापर युग। तो द्वापर युग के कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59, किस समय की घटना को लेकर झांसी की रानी की कविता लिखी गई? सिपाही विद्रोह, जन आंदोलन, पलासी युद्ध, पानीपत युद्ध। तो यह कविता झांसी की रानी जब लिखी गई उस समय सिपाही विद्रोह वो 1857 को हुआ था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिपाही विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 60, भारतवर्ष कविता के अनुसार उषा ने हिमालय को क्या पहनाया? सोने का हार, हीरक हार, फूलों का हार, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भारतवर्ष कविता में उषा ने हिमालय को हीरा का हार पहनाया, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हीरक हार पहनाया। क्वेश्चन नंबर 61, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की देश को भी सृष्टि, सिंहल, भारत, नेपाल, भूटान। तो मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की, सिंहल को भी सृष्टि, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंहल। क्वेश्चन नंबर 62, हिमाद्री तुंग श्रृंग से यह कविता जयशंकर प्रसाद जी के किस ग्रंथ से आया है? ए ध्रुव स्वामिनी, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी अजातशत्रु। तो यह हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता जयशंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त ग्रंथ से आया है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 63, प्रथम रश्मि कविता के अनुसार आकाशचारी पक्षी किसके सहारे धरती पर उतरते थे? सूर्य की कोमल किरणों के सहारे, चंद्रमा की कोमल किरणों के सहारे, तारों की कोमल किरणों के सहारे, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आकाशचारी पक्षी चंद्रमा की कोमल किरणों के सहारे धरती पर उतर रहे हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64, ताजमहल किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक, सी सौंदर्य का प्रतीक, डी मरण का प्रतीक। तो ये ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेम का प्रतीक। शाहजहां ने अपनी बीबी मुमताज महल के प्रेम में बनाया था।
क्वेश्चन नंबर 65, संध्या सुंदरी थके हुए जीवों को क्या ना करती? ए सुंदर गीत सुनाती है, बी प्रेम का प्याला पिलाती है, सी अपनी गोद में सुलाती है, डी विस्मृति के अगणित मीठे सपने दिखाती है। तो इनमें से प्रेम का प्याला भी पिलाती है, अपनी गोद में सुलाती भी है और विस्मृति के अनगिनत मीठे सपने भी दिखाती है। और जो नहीं करती है वो है सुंदर गीत सुनाती है। ये इसीलिए जो गलत है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66, मजदूरनी का वर्ण कैसा था? ए गोरा, बी पीला, सी काला, डी सांवला। तो इसमें मजदूरनी का जो वर्ण था, उसका जो रंग था वह था काला, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी काला। क्वेश्चन नंबर 67, अकाल में हताश के बीच कौन प्रतीक बन सकता है? ए पक्षी, बी चींटी, सी दूब, इनमें से कोई नहीं। तो अकाल में हताश के बीच जो प्रतीक बन सकता है, जो चिन्ह बन सकता है, यानी अकाल के समय जो चीज कभी नहीं मरता वो है दूब, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दूब, और इसीलिए अकाल का ये प्रतीक भी बन गया है। क्वेश्चन नंबर 68, कौन कहता है ऐसा अकाल कभी नहीं देखा? पुत्र, कन्या, माता, पिता। तो इसमें पिताजी कहते हैं कि ऐसा अकाल कभी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पिता। क्वेश्चन नंबर 69, बहुत दिनों के बाद कवि कहाँ जा रहे थे? अपने देश, विदेश, अपने शहर, अपने गांव। तो बहुत दिनों के बाद कवि अपने गांव जा रहे थे, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अपने गांव। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन राम भक्त कवि है? कबीरदास, बिहारी, तुलसीदास, सूरदास। तो इनमें राम भक्त जो कवि हैं वो है ऑप्शन सी तुलसीदास। तुलसीदास राम भक्त कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 77, सूरदास का कौन सा ग्रंथ में उद्धव और गोपिकाओं का वर्णन है? ए बाल वर्ण, बी भ्रमर गीत, सी दोहा, डी विनय पत्रिका। इसमें सूरदास का जो भ्रमर गीत कविता है उसमें उद्धव और गोपिकाओं का वर्णन दिया गया है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भ्रमर गीत। क्वेश्चन नंबर 72, ऊष्म वर्ण देश हैं, तो इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? इसमें यो, वो, रो, लो ये हैं अंतस्थ व्यंजन, और क्षयो, त्रो, ज्ञो, स्रो ये संयुक्त व्यंजन है, और तालव्य सो, मूर्धन सो, दांतु सो हो ये ऊष्म व्यंजन है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तालव्य सो, मूर्धन सो, दंतु सो ये ऊष्म व्यंजन है। इनका उच्चारण करते समय अपेक्षाकृत सांस की प्रबलता रहती है। क्वेश्चन नंबर 73, दीर्घ स्वर डेश हैं, तो इसमें स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में 4 वर्ण आते हैं और दीर्घ स्वर में 7 वर्ण आते हैं। ह्रस्व स्वर में ओ, छोटी ई, छोटी ऊ और री आते हैं, जबकि दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ, औ ये 7 आते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन यो, रो, लो, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसमें उच्चारण के समय श्वास का अवरोध बहुत कम होता है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, और ये वर्णमाला के बीच में स्थित होने के कारण यो, रो, लो, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यो, रो, लो, व। क्वेश्चन नंबर 75, जिस वर्ण का उच्चारण बिना बाधा के होते हैं वह व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। तो इसमें जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वर वर्ण। क्वेश्चन नंबर 76, स्वर वर्ण डेश हैं। ए अघोष, बी घोष, सी अल्पप्राण, डी महाप्राण। तो सारे स्वर वर्ण घोष वर्ण होते हैं या फिर सघोष वर्ण भी उन्हें बोल सकते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घोष वर्ण। क्वेश्चन नंबर 77, वर्ण का पहला और दूसरा अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, घोष। तो वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है, अघोष, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अघोष।
क्वेश्चन नंबर 78, सही शब्द छांटिए। इनमें से हमें सही शब्द छांटना है, तो इसका जो सही वर्तनी वाला शब्द है वो है ऑप्शन बी, पिंड। वो में हर्षिकर पी, अनुसार डो, पिंड। और डमरू में डो नहीं लिखा हुआ है, नीचे पॉइंट दे दिया गया है, यानी कि वो उड़ो का काम कर रहा है। और इस पकड़ना में पॉइंट ही नहीं दिया गया है, और डाक में भी पॉइंट दे दिया गया है, इसीलिए ये सारे गलत हैं। जो सही है वो है ऑप्शन बी, पिंड। क्वेश्चन नंबर 79, कौन कौन न स्वर है ना व्यंजन है। इनमें से कौन कौन से वर्ण ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर और विसर्ग ये अनुनासिक के व्यंजन है, ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 80, जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग साथ साथ हो और उसमें से एक हलंत हो तो उसे डेश व्यंजन कहते हैं। द्वित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, द्वित व्यंजन। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा वर्ग व्यंजन में नहीं है। चो, नो व गो। तो इन सारे वर्णों में कौन सा वर्ग व्यंजन में नहीं आता है। चो आता है, नो भी आता है, गो भी आता है, और जो नहीं आता है वो है वो, यो रो लो वो है अंतस्थ व्यंजन। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वो। क्वेश्चन नंबर 82, लाइलाज में कौन सा उपसर्ग है। तो लाइलाज में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो है ला उपसर्ग, और इलाज हमारा मूल शब्द है। इलाज शब्द में ला प्रत्यय लगने से वो बन जाता है लाइलाज, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ला। क्वेश्चन नंबर 83, किस शब्द में अनुपसर्ग है। अनुभव, अनुचित, अनुन्नत, अनुच्च। तो इसमें उपसर्ग, अनुपसर्ग किस शब्द में लगा हुआ है। तो इसमें अनुभव में अनुपसर्ग लगा हुआ है, अनु प्लस भव, अनुभव। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुभव। क्वेश्चन नंबर 84, डर प्लस वना कृदंत शब्द बनाइए। तो इसमें क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। तो इसमें डर प्लस वना से हमारा कृदंत शब्द बनाना है, जो कि बन जाएगा डरावना। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डरावना। इसमें हमारा डर है मूल शब्द और वना है प्रत्यय, तो बना है हमारा डरावना शब्द। क्वेश्चन नंबर 85, पढ़ प्लस वाला कृदंत शब्द बनाइए। पढ़ हमारा मूल शब्द है और वाला हमारा प्रत्यय है, तो इन दोनों को मिलाने से जो हमारा शब्द बनेगा वो है पढ़ने वाला। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पढ़ने वाला। पढ़ प्लस वाला, पढ़ने वाला, जो कि हमारा कृदंत शब्द बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 86, लठेत में कौन सा प्रत्यय है। तो लठेत में एत प्रत्यय है, और लठेत का अर्थ है लाठी चलाने वाला। तो इसमें लठ प्लस एत, तो लठ यानी लाठी और एत हमारा प्रत्यय है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एत प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 87, चूड़ी हारा में कौन सा प्रत्यय है। चूड़ी हारा में हमारा हारा प्रत्यय है, चूड़ी प्लस हारा, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हारा, चूड़ी हारा। क्वेश्चन नंबर 88, तथा प्लस एव संधि कीजिए। तथा प्लस एव को अगर हम जोड़ेंगे, उनको संधि करेंगे, तो हमारा बन जाएगा तथेव, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तथेव। क्वेश्चन नंबर 89, पुरा प्लस कार संधि कीजिए। तो इसमें पुरा प्लस कार का अगर हम संधि करेंगे तो बन जाएगा हमारा पुरस्कार, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुरस्कार, जो कि विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। 19, शक्ति के अनुसार सामासिक शब्द बनाइए। तो इसमें शक्ति के अनुसार अगर हम सामासिक शब्द बनाएंगे तो उसका बनेगा यथाशक्ति, जो कि सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91, द्विगु समास कौन सा है। नरसिंह, देशमुख, नवग्रह, गौरीशंकर। तो इसमें द्विगु समास में पहला पद हमारा संख्यावाची होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नवग्रह।
क्वेश्चन नंबर 92, घरेलू का विलोम शब्द क्या है? तो घरेलू का जो विलोम शब्द है वो है जंगली। बाद वाक्य जंगली में वो बर्तनी का अशुद्धि दिया गया है और इसमें जो सही शब्द है जो में अनुसार जंग गो लो में दीर्घ कर ली जंगली, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जंगली। क्वेश्चन नंबर 93, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन डी शारदा। इनमें से सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इन सारे शब्दों में से ये कैलाश लिखा हुआ है, तो इनमें सही बर्तनी वाला जो शब्द है वो है ऑप्शन डी कैलाश। को में अकर कै लो में अकर ला तालबियो सो कैलाश। क्वेश्चन नंबर 95, चोरों का गिरोह पकड़ा गया। गिरोह किस प्रकार का संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा वाक्य असत्य है? इसमें से कौन सा असत्य वाक्य है वो हमें छांटना है। कारक के 8 भेद होते हैं, ये सत्य है। को संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है, ये भी सत्य है। जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म है, ये भी सत्य है। नो कर्ता का विभक्ति है, ये गलत है। कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नो कर्ता का विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 98, सही वाक्य छांटिए। तो इसमें से हमें सही वाक्य छांटना होगा। कल से परीक्षा शुरू होगी, ये सही लग रहा है। बी देखते हैं, कल परीक्षा शुरू होगी, इसमें कोई भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस अशुद्ध लग रहा है। नेक्स्ट, कल में परीक्षा शुरू होगी, इसमें में लगाया गया है, इसलिए ये भी गलत लग रहा है। डी, कल से परीक्षा का शुरू होगी, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कल से परीक्षा शुरू होगी। क्वेश्चन नंबर 99, विपत्ति देश डरना नहीं चाहिए। इसमें हमें कारक चिन्ह का प्रयोग करके शुद्ध वाक्य बनाना है। विपत्ति से डरना नहीं चाहिए, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी से। क्वेश्चन नंबर 100, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? ए 100, बी कई, सी पर्याप्त, डी 1 लीटर तेल। तो इसमें संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या का बोध होता है, जबकि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध होता है। यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण हमारा ऑप्शन ए 100 है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 100। क्वेश्चन नंबर 101, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? 1 लीटर तेल, 2 घर, 3-4 आदमी, सारा अनाज। परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण में किसी भी माप तोल के चीज़ों को बताया जाता है, तो इसीलिए इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में बोला जा रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सारा अनाज। क्वेश्चन नंबर 102, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? पूरा आनंद, थोड़ा दूध, 2 सेर घी, 100 भाग। तो इसमें हमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में बताना है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है 2 सेर घी। इसमें 2 सेर घी यानी कि माप तोल के बारे में ही हमें बताना है, इसीलिए ऊपर में भी एक दिया गया है 100 भाग, लेकिन ये निश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा, ये परिमाणवाचक में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 103, पुल्लिंग शब्द छांटिए। ए खाता, बी पुस्तक, सी किताब, डी ग्रंथ। तो इनमें से हमें पुल्लिंग शब्द छांटना है। पुस्तक, किताब और ग्रंथ ये तीनों स्त्रीलिंग है और जो पुल्लिंग है वो है खाता, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खाता। क्वेश्चन नंबर 104, नदी प्लस का बहुवचन में डैश। तो इसमें नदी में अगर हम का विभक्ति का प्रयोग करेंगे, हमारा जो शब्द बनेगा वो है नदियों का, इसीलिए इसमें जो नदियों लिखा हुआ है वो ऑप्शन बी वाला नदियों सही है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नदियों का। क्वेश्चन नंबर 105, छूना प्रेरणार्थक क्रिया बताइए। तो छूना का प्रेरणार्थक क्रिया हमें बनाना है, तो छूना का छुलाना हो जाएगा और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगा छुलवाना।
तो इसमें सिर्फ प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बोला है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छुलाना। इसमें छोटी ऊ की मात्रा हो जाएगा, छूना में बड़ी ऊ की मात्रा, लेकिन छुलाना में छोटी ऊ की मात्रा होगा, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छुलाना। ऑप्शन ए में बड़ी ऊ की मात्रा दिया गया है, इसलिए ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 106, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, संदिग्ध भूतकाल में लिखिए। ये हमें संदिग्ध भूतकाल में लिखना है, तो इसमें संदिग्ध भूतकाल यानी कि जिससे यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। तो इसमें से जो हमारा संदिग्ध भूतकाल है वह है लड़के क्रिकेट खेलते होंगे। इसमें होंगे दिया गया है, हमें कंफर्म नहीं है कि वो खेल रहे होंगे या नहीं खेल रहे होंगे, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 107, माली ने फूल तोड़ा होगा, संभाव्य वर्तमान काल में लिखिए। तो संभाव्य वर्तमान काल जिससे कार्य वर्तमान समय में होने की संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माली फूल तोड़ रहा हो। इसमें कार्य वर्तमान समय में होने की संभावना हो रही है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माली फूल तोड़ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 108, संदेहवाचक वाक्य बताइए। तो इसमें से जो संदेह या आशंका वाला सेंटेंस है उसे ही हमें छांटना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शायद आज बारिश होगी। इसमें शायद लिखा हुआ है, इसीलिए इसमें संदेह की संभावना हो रही है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शायद आज बारिश होगी। क्वेश्चन नंबर 109, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ है कम उम्र में चतुर चालाक होना, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 110, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कहावत का अर्थ क्या है। तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसका अर्थ होता है कहीं का ना रहना, सभी में असफल। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कहीं का ना रहना, सभी में असफल होना। क्वेश्चन नंबर 111, कौन सा पाठ में छात्रों में ज्ञान वृद्धि के साथ चरित्र निर्माण भी होता है। ए व्याकरण पाठ, बी पद्य पाठ, सी गद्य पाठ, इनमें से कोई नहीं। ज्ञान वृद्धि के साथ साथ चरित्र निर्माण जिस पाठ में होता है वो है गद्य पाठ, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गद्य पाठ। क्वेश्चन नंबर 112, पाठ का सारांश किसमें बताया जाता है। ए प्रस्तावना में, बी उद्देश्य कथन में, सी अनुवाचन में, डी पुनरावृत्ति में। तो पाठ का सारांश पुनरावृत्ति सोपान में बताया जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुनरावृत्ति में। क्वेश्चन नंबर 113, चिराग तले अंधेरा, कहावत का अर्थ है अहंकार करना, अपनी बुराई नहीं दिखती, बुरा काम करके पश्चाताप करना, बुराई ना करना। चिराग तले अंधेरा का अर्थ है अपनी बुराई नहीं दिखती, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ो और दुश्मनों का मुकाबला करो, यह कौन सा वाक्य है। मिश्र वाक्य, उपवाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ो और दुश्मनों का मुकाबला करो, इसमें और दिया गया है, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। इसमें दो सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 115, कठिन परिश्रम करने वाले छात्र सफल होते हैं, यह कौन सा वाक्य है। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो कठिन परिश्रम करने वाले छात्र सफल होते हैं, यह सरल वाक्य है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 116, जब विपत्ति आ जाए तब घबराना नहीं, यह कौन सा वाक्य है। तो जब विपत्ति आ जाए, इसमें एक वाक्य के ऊपर एक दूसरा गौण वाक्य वो आश्रित है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। इसमें
जब विपत्ति आ जाए तब घबराना नहीं चाहिए। इसमें जब और तब आया है, इससे भी हम मिश्र वाक्य का पहचान कर सकते हैं, जैसे तैसे। क्वेश्चन नंबर 117, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत। तो ये 6 प्रकार के भूतकाल होते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन नंबर 118, जो क्रिया किसी प्रत्यय के योग से बनती है उसे क्या कहते हैं? तो जो क्रिया किसी प्रत्यय के योग से बनता है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यौगिक क्रिया। बनावट के अनुसार क्रिया के भेद हैं 4, 3, 2, 1। तो बनावट के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2। क्वेश्चन नंबर 120, प्रेरणार्थक क्रिया का रूप है 4, 3, 2, 1। तो प्रेरणार्थक क्रिया के भी 2 रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2। क्वेश्चन नंबर 121, जिसमें कर्ता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है उसे डैश कहते हैं? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, तृतीय प्रेरणार्थक क्रिया, चतुर्थ प्रेरणार्थक क्रिया। तो जिसमें कर्ता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, और जिसमें कर्ता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता, उसकी प्रेरणा से कोई दूसरा काम करता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो इसमें कर्ता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कर्ता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 122, दिशा सूचित करने वाला विशेषण डैश? शहरी 5 किलो, पोला सामने वाला। पोला का अर्थ है एक प्रकार का वृक्ष जिसकी छाल से रस्सी बनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सामने वाला। सामने वाला शब्द से हमें दिशा का पता चल रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सामने वाला। क्वेश्चन नंबर 123, तुम सोमवार को हमारे घर पर आओ। यहाँ सोमवार को कौन सा कारक है? ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक, डी अधिकरण कारक। इसमें सोमवार को यानी समय सूचित हो रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अधिकरण। जबकि अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में और पर, लेकिन इसके अलावा भी अगर समय दर्शाया जा रहा है, टाइम बताया जा रहा है, तो वह अधिकरण कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 124, तालु से उच्चरित होने वाले वर्ण। तालु से जो वर्ण उच्चरित होते हैं वो है चौवर्ग, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चौवर्ग। और को वर्ग हमारा कंठ से उच्चरित होता है, चो वर्ग तालु से उच्चरित होता है, टो वर्ग मूर्धा से उच्चरित होता है, और तो वर्ग दांत से उच्चरित होता है, और पो वर्ग ओष्ठ से उच्चरित होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चो वर्ग, तालु से उच्चरित होने वाला वर्ण। क्वेश्चन नंबर 125, किसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं? स्वर वर्ण, वर्ग व्यंजन, व्यंजन वर्ण, अवर्ग व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन हमारा वर्ग व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ग व्यंजन। सारे वर्ग व्यंजन को ही स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, कु उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग होता है? कु का अर्थ होता है बुरा, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बुरा। क्वेश्चन नंबर 126, यह मोरो बोही ओटे। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? यह मेरा किताब है। किताब हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए यह मेरा किताब है नहीं होगा। यह मेरा किताब है, इसमें बहुवचन दिया गया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। सी यह मेरी किताब है, ये सही है। डी यह मेरी किताब है, इसमें भी बहुवचन दिया गया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यह मेरी किताब है। यह मोरो बोही ओटे, यह मेरी किताब है। क्वेश्चन नंबर 127, ए वर्षो भोलो फसलो हेबो। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? इस साल अच्छी फसल हुई।
इस साल अच्छी फसल होगी, इस साल अच्छा फसल होगा, इस साल अच्छा फसल हुआ। इसमें फसल शब्द स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इस साल अच्छी फसल होगी। क्वेश्चन नंबर 128, आमे समझते भोलो पिला। ए, हम सब अच्छे बालक हैं। बी, हम सब अच्छे बालक हैं। हम सब अच्छा बालक है। हम सब अच्छी बालक हैं। तो इसका जो उत्तर होगा, आमे समझते भोलो पिला, हम सब अच्छे बालक हैं। तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हम सब अच्छे बालक हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सेमाने तीनोटी आंबो खाइले। तो इसका हिंदी ट्रांसलेट क्या होगा? तो इसका हिंदी अनुवाद होगा, उन्होंने 3 आम खाए। तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उन्होंने 3 आम खाए। ओए नहीं होगा, सेमाने यानी उन्होंने, तीनोटी 3, आंबो यानी आम, खाइले खाए। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उन्होंने 3 आम खाए। क्वेश्चन नंबर 130, रामो रोटी खाइला। ए, राम ने रोटी खाई। बी, राम ने रोटी खाया। सी, राम रोटी खाई। डी, राम रोटी खाया। तो रोटी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है और भात हमारा पुल्लिंग होता है। तो इसमें रामो रोटी खाइला, तो इसका सही उत्तर जो होगा, राम ने रोटी खाई। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राम ने रोटी खाई। धन्यवाद।